सुप्रभात बच्चों। तो कल हम पढ़ रहे थे बाल गोविंद भगत, जिसके बारे में लेखक राम लक्ष्मणीप्रिय ने बताया है कि वो साधु सन्यासी की तरह थे। और उससे बड़ी विशेषता जो उनके अंदर थी, उनकी गायन की। बहुत मीठा गाते थे, मधुर गाते थे। पूरा गांव जो था उनकी मधुर आवाज़ का आसक्त था, यानी सभी को उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी। देखिए पेज नंबर 71 का लास्ट पैराग्राफ। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। तो पहले हमने पढ़ा था आषाढ़ के बारे में, उसके बाद भादों के बारे में। अब कार्तिक महीना यानी कौन सा होता है, जिसमें दिवाली होती है। तो कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभाती मतलब सुबह जल्दी उठना। आप लोगों ने भी घर में देखा होगा, आपकी दादी वगैरह जो है कहते हैं ना कार्तिक नहाते हैं। कार्तिक के महीने की मान्यता है कि उसमें जल्दी उठ कर नहा लो तो वो बहुत अच्छा रहता है, अच्छा फल मिलते हैं उसके। तो उनकी भी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी, जो फागुन तक चला करती थी। और फागुन कब होता है, होली के आसपास, यानी दिवाली से शुरू होकर उनकी जो प्रभातियाँ शुरू होती थी, सुबह जल्दी उठना, सुबह उठ के भजन करना, ये सब वो दिवाली से शुरू होकर होली तक चलती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते। तो क्या दिनचर्या रहती थी, सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे इन दिनों में। ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते, गाँव से 2 मील दूर। और बहुत जल्दी उठ जाते थे। वैसे भी इसमें माना जाता है कि तारों की छाँव में नहाना चाहिए। तो बहुत तारे निकल रहे हो, यानी उसके सूर्योदय से भी बहुत पहले, तो उस समय उठ जाते थे। और गांव से 2 मील दूर एक नदी थी, वहाँ पर नदी स्नान करने जाते थे। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते। और वहाँ से लौटते समय जैसे थोड़ा सा प्रभात हो जाती थी, दिन निकल आता था, उजिल हो जाता था, नहा धोकर लौट कर आते थे। और गाँव के बाहर, यानी गाँव में प्रवेश करने से पहले बाहर एक पोखर के ऊंचे भिंडे, पोखर मतलब तालाब की तरह तालाब था जो, उसके ऊंचे भिंडे यानी उसके किनारे पर बैठ जाते थे अपनी खंजड़ी लेकर। खंजड़ी जैसे ढपली होती है, उसी तरह का एक वाद्य यंत्र होता है। अपनी खंजड़ी लेकर बैठ जाते थे और गाने टेरने लगते। टेरना मतलब होता है बुलाना, लेकिन यहाँ पर गाने से आया है। और वो खंजड़ी बजाते और अपने गाने गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक कह रहे हैं कि मेरी आदत तो ऐसी है कि मैं बहुत देर तक सोता हूँ। मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं देर तक सोता हूँ। किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया था। लेकिन क्या हुआ कि देर तक सोने वाले थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि माघ का महीना था। माघ होता है यानी बहुत ठंड जो होती है। तो उस महीने में इतनी ठंड थी कि दांत किटकिटाने वाली ठंड थी। दांत भी काँप रहे थे, हम लोग इतना काँप रहे थे कि दांत किटकिटा रहे थे। लेकिन उनका संगीत सुबह सुबह जब सुनाई दिया तो मुझे ये देखने के लिए मैं बाध्य हो गया कि देखूँ आखिर जाकर वहाँ पे कौन गा रहा है। तो उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया। मतलब उनको देखते देखते, उनकी आवाज़ का पीछा करते करते मैं उस पोखर पर पहुँच गया जहाँ बैठकर वो गाते थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। जैसे मैंने आपको बताया तारों की छाँव में नहाते हैं, तो नहाकर लौट भी आए थे। उस समय भी आसमान के तारों के दीपक नहीं बुझे थे, अर्थात तारे अभी तक नहीं डूबे थे और सूर्य उदय नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लोई लग गई थी। पूरब यानी जिस दिशा से सूरज उगता है, लोई लग जाना मतलब लालिमा छा जाना। वहाँ पर हल्की हल्की लालिमा छा गई थी, मतलब सूर्योदय होने वाली थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। तो जो पूरब में जो लोई लगी थी, वहाँ की जो लालिमा थी, उसको शुक्र तारा दिखाई दे रहा था। ये तारा भी लाल रंग का होता है, तो इस लालिमा को और ज़्यादा बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। और क्योंकि माघ का महीना था, कोहरा तो छाया ही रहता है उन दिनों। तो कह रहे हैं कि हर जगह खेत, बगीचा, घर सब पर कोहरा सा छाया हुआ था। अभी ढंग से धूप निकलने के कोई दूर दूर तक आसार नहीं नज़र आ रहे थे। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, क्योंकि अब इस अंधेरी सी रात में किसी का गाना और ये इस तरह से सारी जो वातावरण दिख रहा था, अजीब रहस्य में मालूम पड़ रहा था। आवृत मतलब पर्दे से ढका हुआ सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरे वातावरण में, मतलब वही सब मेरे जाने पहचानी जगह थी, लेकिन ऐसा लग रहा था सारी चीज़ें किसी ऐसे रहस्य में डूबी हुई हों, जिनके ऊपर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। और कह रहे हैं कि जब मैंने बिल्कुल पोखर पर जाकर देखा तो क्या था, उसी रहस्यमय वातावरण में, जो कि चारों ओर छाया हुआ था वातावरण, उसमें कुश की चटाई पर, कुश एक प्रकार की घास होती है, उसकी चटाई पर पूरब की तरफ मुँह करके काली कमली ओढ़े, काले रंग का कंबल ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। बाल गोविंद भगत जो थे अपनी खंजड़ी को बजा रहे थे, उसको लेकर बैठे हुए थे।
उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। और तांता लगा मतलब बार बार जल्दी जल्दी भीड़ लगना होता है। तांता लगने का मतलब तो शब्दों से का तांता लगा था मतलब शब्दों की भीड़ लगी थी, अर्थात गा रहे थे, निरंतर गाए जा रहे थे। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गा भी रहे थे और खंजड़ी बजाने के लिए उनकी उंगलियां जो थी वो अनवरत यानी लगातार खंजड़ी पर चल रही थी, बजा रही थी उसको। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। और गाते गाते इतने मस्त हो रहे थे वो, कभी कभी तो इतने सुरूर यानी जोश में आ जाते थे, इतने उत्तेजित हो जाते थे, ऐसा लगता था मानो अब खड़े होकर ही गाने लगेंगे या नाचने लगेंगे। कमली तो बार बार नीचे सिर से नीचे सरक जाती और कंबल कहने को तो ओढ़ रखा था, लेकिन जब मस्त हो जाते थे तो कंबल कहाँ है उनको होश नहीं रहता था, बार बार सिर से नीचे सरक रहा था। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। लेखक कह रहे हैं कि मैं तो बिस्तर छोड़ के आया था, रज़ाई में से निकल कर आया था, तो एकदम रज़ाई से निकलो तो और ज़्यादा ठंड लगती है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं जाड़े से काँप रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। लेकिन क्योंकि मैं तो अभी उठा ही नहीं था ढंग से, इसलिए काँप रहा था, लेकिन वो इतने ज़्यादा मस्त थे, इतना जोश था उनके अंदर, इतना उत्साह भरा हुआ था कि उन तारों की छाँव में यानी जिस समय अंधेरा सा था उस समय भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु यानी उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें थी वो दिखाई पड़ती थी। जब कोई भी काम हम बहुत जोश से करते हैं या बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि गाने में भी और बजाने में भी शक्ति का प्रयोग तो होता ही है, तो उनके माथे पर श्रम की बूंदें अर्थात पसीना दिखाई दे रहा था। गर्मियों में उनकी सांझ कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। ये सारी बातें हो गई सर्दियों की। अब गर्मियों के बारे में बता रहे हैं कि गर्मियों की संझा यानी साएँ उमस भरी शाम को ना शीतल करती। उनकी जो वो शाम को एक अलग रूप प्रदान करते थे, वो उस उमस भरी शाम को भी शीतलता प्रदान करते थे। कैसे प्रदान करते थे? अपने सुरों के द्वारा। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। क्या करते थे उन दिनों? वो अपने घर के आंगन में ही एक आसन पर बैठ जाते थे। गाँव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते और वो अकेले नहीं बैठते थे, बल्कि गाँव के उनके और भी मित्र थे जो कि गाने के शौकीन थे, गाने बजाने के या उनके भजन सुनने के शौकीन थे। वो भी आकर वहाँ पर उनको के साथ बैठ जाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, तो कुछ लोग जो थे उनमें से वो भी खंजड़ी बजाते थे, वो भी अपनी खंजड़ी लेकर आ जाते थे। और जो खंजड़ी नहीं बजाते थे वो करताल यानी तालियाँ अपनी बजाते थे। तो इन सब चीज़ों की बातें यंत्रों की वहाँ पर भरमार हो जाती थी, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। और क्या क्रम चलता था? एक बार बाल गोविंद भगत एक लाइन गाते थे और उनकी जो बाकी मित्र मंडली थी वो उसको दोहराती थी और कभी कभी तिहराती, मतलब तो उसी चीज़ को तीसरी बार भी बोलती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता और ये जो उनका संगीत गायन की जो सभा शुरू होती थी वो धीरे धीरे इतनी होती थी, मतलब धीमे स्वर से शुरू होकर धीरे धीरे ऊंचाई तक चढ़ने लगती थी, एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम कभी नीचे सुर में गा रहे हैं, कभी ऊंचे सुर में गा रहे हैं, एक निश्चित ताल पर चलता था, सारा कुछ एक निश्चित गति में होता था, यानी संगीत में वातावरण चारों ओर दिखाई देता था। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। और कह रहे हैं कि ना सिर्फ स्वर और ताल ऊपर चढ़ते थे बल्कि श्रोतागण के मन भी, मतलब जो श्रोताओं को जो सुनने में जो आनंद प्राप्त होता था वो भी चरम सीमा पर पहुंचने लगता था। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। इस लाइन का मतलब समझिए, मन तन पर हावी हो जाता था, यानी मन इतना ज़्यादा उमंग में आ जाता था कि तन को भूल जाता था कि हमें क्या करना है, और तन से उठकर लोग नाचने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, यानी तन की महत्ता जितनी नहीं आती थी, मन में जो आता था वो करने लगते थे लोग। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। तो कह रहे हैं इसका सारा परिणाम ये होता था कि एक क्षण ऐसा आता था कि बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लेकर गाते गाते नाचने लगते थे और वो अकेले नहीं नाचते थे बल्कि उनकी जितनी भी मित्र मंडली थी वो सभी उठकर उनके साथ में नाचने लगते थे, यानी पूरा वातावरण जो था वो नृत्यशील हो जाता था। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। तो जो गर्मियों की उमस जो थी वो तो सब भूल जाते थे, सारा आंगन नृत्य की और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था, यानी उनके जो स्वर थे वो उस शाम को भी शीतलता प्रदान करते थे, सभी को वो शाम अच्छी लगने लगती थी, शीतलता प्रदान करने वाली लगने लगती थी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। लेखक ने बताया कि उनका एक बेटा था, तो कह रहे हैं कि उनकी संगीत साधना
कितनी थी, संगीत के प्रति कितने समर्पित थे, उसकी हमने चरम उत्कर्ष यानी उसका जो हाई लेवल था उस दिन देखा जब उनका इकलौता बेटा मरा। इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बोधा सा था। उनका बेटा जो था अकेला बेटा ही था, एक ही बेटा और बहू थे उनके, बताया है। तो इकलौता बेटा था, लेकिन उसकी क्या विशेषता थी कि कुछ सुस्त और बोधा सा था। सुस्त यानी एक्टिव नहीं था ज़्यादा, और बोधा सा यानी दिमाग भी उसका उतना नहीं चलता था जितना कि एक सामान्य बच्चे का चलता, सामान्य व्यक्ति का चलना चाहिए। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। लेकिन ये अपने बेटे को बहुत प्रेम करते थे, और उनके प्रेम करने का कारण एक ये भी था क्योंकि वो पूरी तरह से इनके ऊपर निर्भर था, यानी सुस्त था, बोधा सा था, अपने काम अपने आप नहीं कर सकता था। तो उनको लगता था कि ये मैं ही इसके लिए हूँ। तो उनको ये लगता था कि ये मेरे पूरी तरह से मुझ पर निर्भर है, मैं ही ये हूँ जो इसका काम कर सकता हूँ। तो इसलिए वो अपने बेटे को और ज़्यादा प्रेम करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। और वो ना सिर्फ स्वयं ये काम करते थे बल्कि लोगों से भी कहते थे कि ऐसे लोग या ऐसे व्यक्ति जो तुम पर पूरी तरह से निर्भर हैं उनका हमें और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए वो अपने बेटे को प्यार भी बहुत करते थे और लोगों को भी समझाते थे, एक मिसाल कायम करते थे कि हमें ऐसे लोगों का और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से हमारे घर में बड़े लोग होते हैं वो अपने काम अपने आप नहीं कर सकते, बच्चे होते हैं जो अपने काम अपने आप नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग जो हम पर निर्भर होते हैं हमें उनके और ज़्यादा केयर करनी चाहिए, उनका और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। और क्या तर्क देते थे क्यों उनका ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये निगरानी यानी उनका ध्यान रखना, और मोहब्बत यानी प्रेम और हमारे प्यार के ज़्यादा हकदार होते हैं, यानी इनका हक हमारे प्रेम पर ज़्यादा होता है। बड़ी सास से उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। कह रहे हैं कि बड़े सास से यानी बहुत खुश होकर उसकी शादी कराई, और जो पत्नी जो आई थी बेटे की, पतोहू जो थी बहुत ही सुभग, मतलब सु मतलब अच्छा, भग मतलब भाग्य, अच्छे भाग्य वाली, और सुशील, सु मतलब अच्छा, शील मतलब व्यवहार, अच्छे व्यवहार वाली पत्नी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। कह रहे हैं कि क्यों अच्छी थी? क्योंकि घर में जब आई तो घर की प्रबंधिका बनकर, प्रबंधक होता मैनेजर, हर चीज़ को मैनेज करने वाला, तो उसने घर का जितने भी कार्यकलाप थे, घर के जितने भी काम हो सकते हैं, सबको अपने हाथों में ले लिया था और भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, यानी हर काम स्वयं संभालती थी। और बाल गोविंद भगत जो थे वो हर घर के हर काम से निवृत्त हो गए थे, यानी फुर्सत पा गए थे। चलिए बच्चों, इतना पढ़िएगा और इससे आगे का हम फिर कल की कक्षा में पढ़ेंगे।